हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम CDP के PYQ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अब तक के CDP के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स के वो क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें आसानी से देख सकते हैं। और आगे के वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले CTET एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम को सिर्फ क्रैक ही नहीं करेगा बल्कि 100+ मार्क गेन करने में आपकी पूरी मदद भी करेगा। तो कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए पढ़ाई की पोथी से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और लेंगे आज का अपना पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि अभिकथन है आपके सामने, स्कूली काल में प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थी को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है, महत्वपूर्ण है। अब कारण क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। तो अब आपको सही विकल्प चुनना है। विकल्प 1 है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प 2 है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। तो अब आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको प्रश्न पत्र ऐसा मिलता है कि आपको उसकी भाषा समझ नहीं आती है, तो आपको करना क्या है कि प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। आप बेहतरीन तरीके से आंसर को ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो यह आपका किस प्रकार का जो है तर्क होगा, विकास होगा? तो विकल्प 1 है भावनात्मक, विकल्प 2 है शारीरिक, विकल्प 3 है संज्ञानात्मक, विकल्प 4 है सामाजिक। तो अब आप प्रश्न को पहले भली भांति समझ लीजिए कि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं जैसे कि तार्किक चिंतन, विकास के क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो वैसे तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी जो तर्क है और इसके साथ ही साथ आपके जो विचार हैं इनको किस आप क्षेत्र में रखेंगे, शारीरिक में, भावात्मक में, संज्ञानात्मक में या सामाजिक में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3, यानी कि सोचना, विचारना, तर्क करना, समझना, अवबोध करना, ये सभी चीज़ें आपकी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे कि संज्ञानात्मक विचार का सिद्धांत यानी किसने दिया है, तो वह आपका जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए और इन चारों स्तरों में उन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं वह आपकी पहली अवस्था कौन सी आ जाती है? तो पहली अवस्था आ जाती है संवेदी पेशीय अवस्था, और जिसका जीवन वो समय काल कितना होता है? तो 0 से 2 वर्ष। वहीं दूसरी अवस्था आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वह है 2 से 7 वर्ष। तीसरी आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। और फिर चौथी आ जाती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और जिसकी अवधि हो जाती है 11+। तो ये 4 प्रकार की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं, जिसमें चिंतन, तर्क, ये सभी कब आ जाता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? यानी बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की प्राथमिक संस्था कौन सी रहेगी सामाजिकरण के लिए? तो विकल्प 1 है सामाजिक मीडिया, विकल्प 2 है परिवार, विकल्प 3 है कानून, विकल्प 4 है धार्मिक संस्थाएं। तो प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करें तो इसका विकल्प सही हो जाएगा 2, यानी कि परिवार हमारा क्या करता है? प्राथमिक सामाजिकरण संस्था के रूप में सामने आता है। तो कभी भी प्राथमिक संस्था यदि पूछी जाए तो चाहे वह शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, हर अवस्था में आपकी जो प्राथमिक संस्था रहेगी वह आपका परिवार रहेगा। तो विकल्प 2 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण, नकल करना शुरू कर देते हैं?
हैं। यानी कि अनुसरण करना, नकल करना, ये देख कर किसी काम को करना जीन पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। जीवन काल याद रखेंगे, यानी कि समय आपका कितना है, 0 से 2 वर्ष। बार बार बोल रही हूँ, बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ समय व्यर्थ कर रही हूँ। इसका सीधा सा मतलब है आप जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार रिकॉल करेंगे, उतनी बार आपकी जो स्थायी मेमोरी है उसमें चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएंगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपका 11 प्लस हो जाएगा। तो अब आपका जो अनुकरण करना है वह किस अवस्था में आएगा? तो संवेदी पेशी में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं उन्हें भी याद रखेंगे। जैसे इसमें बच्चा क्या करता है कि यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु सामने नहीं होती है लेकिन उसके मस्तिष्क में उसका चित्र निर्मित हो चुका होता है। जैसे कि चूड़ी बजने से पहचान लेना कि मेरी माँ कहीं आसपास है, जबकि माँ सामने ना दिख रही हो, फिर भी उसका खिलौना आप सामने से हटा देंगे लेकिन वस्तु स्थायित्व यानी बच्चे के दिमाग में अपने खिलौने की प्रतिक्रिया बनी रहेगी, जो उसका चिन्ह है, प्रतीक है, वह बना रहेगा। तो ये संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ अगर आप क्या करते हैं, अपने अंगूठे को मुंह में डालते हैं, यदि आप बार बार जीभ निकालते हैं तो बच्चा भी आपको देख करके जीभ निकालना प्रारंभ कर देता है। तो ये आपके सभी मोटर जनरेशन यानी कि संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और जिसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? यानी कि कब कोई चीज़ बाद में हुई है, पहले हुई थी या अभी हुई है या बाद में होगी। तो इस प्रकार अगर उसको 3 आप समस्याएं देंगे तो वह उन्हें क्रम से लगा पाएगा। तो ऐसा किस अवस्था में गुण विकसित होगा? विकल्प 1 है संवेदी गामक, विकल्प 2 है पूर्व संक्रियात्मक, विकल्प 3 है मूर्त संक्रियात्मक, विकल्प 4 है औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए, जब तक आप अपने सही विकल्प का चयन कीजिए और मैं साथ ही साथ इन सभी अवस्थाओं के गुणों को एक बार दोहरा देती हूँ, आप ध्यान से सुन सकते हैं। जैसे अगर वस्तु स्थायित्व की बात की जाए तो संवेदी पेशी अवस्था में आ जाता है वर्तुल क्रियाएं, यानी कि देख करके किसी चीज़ को दोहराता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि अपनी इंद्रियों के अनुसार किसी व्यवहार को प्रकट करता है, जैसे रो करके अपनी भूख का प्रदर्शन करना, मुस्कुरा करके अपने खुश होने का प्रदर्शन करना। साथ ही साथ इंद्रिय आधारित अधिगम होता है, स्मृति भी इंद्रिय आधारित होती है, काल्पनिक खेल की शुरुआत होती है, मानसिक निरूपण होता है और अनुकरण के द्वारा बच्चा चीज़ें करता है। ये सभी संवेदी पेशी अवस्था की जो है आपकी विशेषताएं हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, इसमें बच्चा क्या करता है कि अविलोमिता होती है, यानी किसी समस्या पर दोबारा लौट करके नहीं आ पाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीकरण होता है, किसी एक वस्तु के या किसी एक चीज़ के एक ही पक्ष को देख पाता है, वह उसका केंद्रीकरण होता है। साथ ही साथ काल्पनिक खेल इसमें खेलने लगता है। संरक्षण का अभाव रहता है, आकृति को बनाने के बाद दोबारा उस आकृति को ढूंढ नहीं पाता है। तीसरी चीज़ होती है कृत्रिमता आ जाती है, गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआत हो जाती है, अतार्किक चिंतन का थोड़ा थोड़ा प्रारंभ होने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगली अगर हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में याद रखेंगे कि विलोमिता का गुण आ जाता है, यानी किसी समस्या में अगर आप कहेंगे कि 3 + 2 = 5 होता है, अब हमने क्या गायब कर दिया, अब हमने गायब कर दिया 2 को, तो बताओ हम 2 को कैसे प्राप्त करेंगे? तो बच्चा बता लेगा कि 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ये होती है विलोमीयता, जो कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होती है लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। संरक्षण यानी कि पूरी तरीके से आकृति के अंतर को भी पहचान लेता है। वर्गीकरण करने लगता है, तार्किक चिंतन की हल्की फुल्की शुरुआत होती है। संख्या, भार, क्रम निर्धारण क्षेत्र का ज्ञान होने लगता है। कार्य कारण संबंध बताने लगता है। कार्य कारण संबंध कब बताता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम आखिरी में सुन लेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के क्या क्या गुण बताए गए हैं। तो इसमें अमूर्त चिंतन पूरी तरीके से करने लगता है, तार्किक चिंतन भी पूरी तरीके से करने लगता है, संकल्पनाएं बनाने लगता है, तर्क करने लगता है, अपसारी चिंतन यानी एक ही समस्या को विविध प्रकार से सॉल्व करने लगता है, वहीं उसका अनुपातिक समझ भी बढ़ने लगता है। तो ये सभी अवस्थाओं के विशेष गुण थे। लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 3, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करेगा? भूत, वर्तमान और भविष्य के क्रम को बता लेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वर्गीकरण, परिपक्वता, क्रमबद्धता किसमें आ जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आई होप आपको ये सारी विशेषताएं समझ आ चुकी होंगी। और अब हम लेंगे आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। लॉरेंस कहलवर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? यानी वह यह समझने लगते
हैं कि मेरा अपना व्यवहार और दूसरों का व्यवहार, इसमें हमें किसकी ज़रूरत है और किसकी इच्छाओं को हमें आगे करना है, पीछे करना है, इस प्रकार की जो स्तर है वह किस अवस्था में आएगा। विकल्प 1 है अनुपालन और दंड अभिविन्यास, विकल्प 2 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, विकल्प 3 है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, विकल्प 4 है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आपकी 3 अवस्थाएं बताई गई और ये उसके 3 अवस्थाओं के जो चरण हैं वह अलग अलग हैं। 3 अवस्थाएं आपकी बताई गई, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था के जो चरण होते हैं उसमें बच्चा पूरी तरीके से दंड के द्वारा अपने व्यवहार को कंट्रोल करता है, यानी कि मम्मा मारेंगी अगर मैं मिठाई नहीं बांटूंगा। वहीं अगर हम बात करते हैं परंपरागत अवस्था की, तो यहाँ पर बच्चा यह प्रदर्शन करता है कि मैं तो मिठाई इसलिए बांट रहा हूँ ताकि आंटी मेरी तारीफ करें कि देखो पिंकू कितना होशियार है, सभी चीज़ें बांट करके ही खाता है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर अच्छा लड़की अच्छी लड़का बनने के गुण दिखाई देते हैं। तीसरी अवस्था जो उत्तर परंपरागत अवस्था आती है उसमें यह प्रदर्शन करता है बच्चा कि अब वह नियम कानून संविधान और सही गलत रूढ़िवादिताओं को नकार देता है और वह उन्हीं चीज़ों को पालन करता है जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, संविधान के द्वारा सही है, प्रकृति के द्वारा सही है, ज़रूरत के अनुसार सही है, ना कि बने बनाए रूढ़िवादी नियमों पर चलता रहता है। जबकि परंपरागत में क्या करेगा, रूढ़िवादी नियमों पर भी चल जाएगा ताकि अंकल जी मेरी क्या करें, सराहना करें। तो फिलहाल आपका जो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 4, यानी कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। और अगर मैं बात करूं यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, ये जो चरण है ये किस में आएगा, तो यह आपकी जो पूर्व की पहली अवस्था है यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था, उसका दूसरा चरण है यांत्रिक सापेक्ष नैतिक परस्पर उद्देश्य। यह कब आता है, आपका पहली अवस्था का दूसरा चरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में एक्स और वाई की पहचान पर बल दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में लेव वाइगोस्की ने किस पर अपना जो बल दिया है, महत्व तो किसको ज़्यादा दिया है। तो विकल्प 1 है सांस्कृतिक उपकरण और दंड को, विकल्प 2 है मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पर, विकल्प 3 है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर, विकल्प 4 है जैविक परिपक्वता पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, विकल्प संख्या 3 यानी कि सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर। विकल्प 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर महत्वता तथा बल दिया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को यक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थी को यक्ष के अवसर देने चाहिए। यानी कि यदि आप अपने अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। विकल्प 1 है सुसाधक ज्ञान अर्जन की सक्रिय भागीदारी करने वाले, विकल्प दो है आपके सामने कि अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को आदेशक और एक विद्यार्थी को जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के अवसर देने चाहिए। तो निष्क्रिय रहेगा तो किसी भी तरीके से सीख नहीं पाएगा। अधिगम को बढ़ाने के लिए अध्यापिका को जानकारी संभरक और विद्यार्थी को कैसा ज्ञान के वशवर्ती ग्रहण करना चाहिए। और 4 है कि अध्यापिका को अनुदेशक और विद्यार्थी को अनुकरणकर्ता के अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि अध्यापिका को सुसाधक के रूप में, यानी उसकी सुविधा के अनुसार, जैसा बच्चा चाहता है उसकी सुविधा के अनुसार अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए और एक विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के अवसर देने चाहिए। तो विकल्प संख्या 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। तो प्रगतिशील शिक्षा किसका समर्थन करती है। विकल्प 1 है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का, विकल्प 2 है अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन का, विकल्प 3 है मानकीकृत पाठ्यचर्या का, विकल्प 4 है व्यवहार का अनुकूलन। तो यदि आप प्रगतिशील शिक्षा का बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या आप मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू करेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यचर्या या मानकीकृत मूल्यांकन आपका इसलिए गलत होता है, यहाँ पर बंधे बंधाए रटे रटाए और संकीर्ण चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। बल्कि हमें वो चीज़ें रखनी है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की शक्ति प्रदान कर सकें। व्यवहार का अनुकूलन, अधिगमकर्ता का स्वमूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि अधिगमकर्ता का स्वमूल्यांकन। हम जो सीख रहे हैं उसका हम जब स्वयं से मूल्यांकन करते हैं और स्वयं अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। विकल्प संख्या 2 आपकी ठीक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि अनीता वैचारिक कौशल जैसा कि कारण सब प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। यानी कि कारण और कथन वाले जो
पहेली हैं उनको अनीता बहुत अच्छी तरीके से सुलझा सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की एक्स बुद्धि है, तो अनीता के पास कौन सी बुद्धि है, या अनीता इन समस्याओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, कुल 10 प्रकार की बुद्धि बताई और बताया कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्या होती हैं, एक जटिल योग्यताओं का समूह है। अगला है कि इसका जो विकल्प सही होगा, क्या वे तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च स्तर प्रदान कर रही है। विकल्प 2 है संगीतीय बुद्धि, विकल्प 3 है शारीरिक गति विसंवेगी बुद्धि और विकल्प 4 है अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि तार्किक गणितीय उच्च स्तर की बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि वह एक पहेली को कारण संबंध प्रभाव इनको समझ रही है, तो वह तर्क को कर रही है, वह गणितीय बुद्धि लगा रही है। तो यहाँ पर विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिकथन में कहा गया है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया को मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और बहुत सही कहा गया है, ताकि वह क्या करेंगे, बताएंगे, बोलेंगे, शेयर करेंगे तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। कारण क्या है कि निजी वाक विद्यार्थियों में उच्च स्तर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। अब आपको विकल्प चयन करने होंगे। देखिए मुझे क्या लग रहा है, एग्जामिनर को क्या लग रहा है, इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं है। मैटर करता है कि आपको सही क्या लग रहा है और आपको सही चुनना है अपने उन प्रयासों के द्वारा जो मैंने आपको बताए हैं कि आपको उत्तर चुनना है जो एक से विविध चीज़ों को समेटे हुए हों, सकारात्मक हों, साथ ही साथ बच्चे के अनुकूल हों। उन विकल्पों को चुनिए। तो विकल्प 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प 4 है ए आर दोनों गलत हैं। तो अध्यापिका को कार्य करते समय बच्चों को अपने विचारों को, चिंतन को मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा गया है। वहीं लेकिन अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक कौशल में इसे बाधक कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। मैंने क्या कहा था, विकल्प 2 गलत है लेकिन ए आपका सही दिया गया है, क्योंकि कौशल के विकास में ये बाधक नहीं होते बल्कि सुसाधक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 12, जिसमें कहा गया अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। जो हमारे अधिगम है वह हमारे प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के अधिगम दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। हम सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। विकल्प 1 है केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से। केवल वाले विकल्प को देखते ही काट देना, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। ऐसा नहीं है कि देखते ही काट दिया, आगे कुछ और दिया गया। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझना है, फिर कट करना है। नेक्स्ट है केवल वातावरण से संबंधित। तो किसी एक ही कारक पर अगर कोई चीज़ जोर दे रही है तो वह गलत है। यहाँ पे भी एक ही कारक है, यहाँ पे भी एक ही कारक है। केवल वातावरण, केवल अधिगम करता तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। दूसरा है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। ठीक है। तीसरा है ना ही व्यक्तिगत ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। तो ऐसा नहीं है। यदि हम किसी चीज़ में एक दूसरे से भिन्न है तो या तो वह व्यक्तिगत है या तो वातावरणीय है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि व्यक्तिगत एवं वातावरणीय दोनों ही प्रकार की जटिल अंतःक्रिया के कारण हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम ना तो पूरी तरीके से जीन की वजह से एक दूसरे से भिन्न है और ना तो पूरी तरीके से वातावरण की तरह, बल्कि हमारे ऊपर दोनों चीज़ों का सेम प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती हैं, उसे एक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छी अध्यापिका हैं, क्योंकि ये किसी की भी एक दूसरे से तुलना नहीं कर रही हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप लगातार सेशन ले रहे हैं तो यकीन मानिए आपके 30 में 30 क्वेश्चन जरूर सही होने वाले हैं। और मैंने लगातार आपको बताया कि कहीं पर भी तुलना नहीं करनी है। किसी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से श्रेष्ठ, उच्चतर, निम्नतर नहीं आंकना है। कोई भी लेवल, पट्टा, नाम, मानकीकरण इत्यादि नहीं करना है। तो अब आपको बताना है कि यदि उन्हें तुलना नहीं करनी है और फिर भी विद्यार्थी के अधिगम को समझना चाहती हैं तो क्या करेंगी। विकल्प 1 रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, विकल्प 2 योगात्मक, विकल्प 3 मूल्यांकन के अनिरंतर रूप, विकल्प 4 है मानक संदर्भित मूल्यांकन। अभी अभी व्याख्या दी, अभी अभी प्रश्न मिला, अभी अभी उत्तर भी मिला कि मानक निर्धारित नहीं करना है। अनिरंतर हमेशा कैसा करना है, सतत और निरंतर मूल्यांकन। तो ये भी गलत हो जाएगा। योग पर ध्यान नहीं देना है। तो विकल्प 1 ठीक हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न संख्या है कि 14, सभी विद्यार्थियों ने अपने पन यानी कि संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। आप विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। विकल्प 1 है ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवाद को सक्रिय करें। तो एनसीएफ 2005 भी कहता है कि हमें वैज्ञानिकवादी सोच को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि केवल प्रभुत्व संस्कृतियों को त्यौहार ही मनाएं, यानी जो प्रभुत्व वर्ग की संस्कृतियां हैं उनको ही त्योहारों के रूप में मनाएं, तो ऐसा भी आपका गलत है क्योंकि केवल लगा है और वैसे भी आपका ही गलत ही हो जाएगा। गौण समझे जाने वाले समूहों में आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा करें। किसी भी, चाहे वह गौण हो, मुख्य हो, प्राथमिक हो, निम्नतर हो, कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी विद्यार्थी के किसी भी अनुभव को अनदेखा नहीं करना है। प्रत्येक विद्यार्थी के अनुभव के, विचारों की, सोच की, संस्कृति का सम्मान करना है। इस चीज को याद रखेंगे। तो विकल्प 4 आपका ऐसे ही सही होना है, बिना पढ़े विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना। यानी पंजाबी बच्चे से कहना कि आप क्या करेंगे, सिख बच्चे के साथ पंजाबी बच्चे से कहना कि आप मुस्लिम बच्चे के साथ ईद में क्या करेंगे, गले मिलेंगे। वहीं हिंदू जो बच्चे हैं उनसे कहना कि आप दीपावली के दिन क्या करेंगे, मुस्लिम बच्चों के साथ अपनी मिठाई शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक अपनेपन की भावना आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। निगेटिव आपसे पूछा गया है, आपको बच्चों के अंदर रचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना है तो आप क्या नहीं करेंगे। तो 4 तो आपके विकल्प हैं जिसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो विचारों की अनम्यता, परासंज्ञान, स्वपूछताछ और स्व आकलन। विकल्प 4 है सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो हम क्या नहीं करेंगे, तो हम विचारों की अनम्यता, परासंज्ञान, स्वपूछताछ, सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी विचारों की अनम्यता। विचारों में अनम्यता नहीं बल्कि नम्यता होनी चाहिए और हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो यही आपके नहीं होंगी, बाकी परासंज्ञान होगा, पूछताछ होगी, सुझाए गए समाधानों का मूल्यांकन भी होगा। तो सभी आपके विकल्प ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला है समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है। विकल्प 1 है विकलांगता से जूझते विद्यार्थी। विकल्प 2 है भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी। विकल्प 3 है वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है। विकल्प 4 है निम्न सामाजिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। तो समावेशी कक्षा में किनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। विकल्प 1 में कहा गया है केवल 1। विकल्प 2 है केवल 1 2। विकल्प 3 है 1 2 और 4। विकल्प 4 है 1 2 3 4। तो यहाँ आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि 1 2 3 4। 1 2 3 और 4 चारों ही आपके क्या किए गए हैं, सही किए गए हैं। एक समावेशी कक्षा में हम सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और किसी भी बच्चे में जिसमें डिसेबिलिटी है, चीज़ें सीखने योग्य नहीं है, उसको भी उचित संसाधन और चीज़ें प्रदान करके सामान्य बच्चों के साथ ला करके सिखाना तय करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपके सामने 17 और जिसमें कहा गया है कि विषय वस्तु को पढ़ाते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना, उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। तो किसी चीज़ को आप रीड करा रहे हैं, उसमें आप किसी चीज़ को आवश्यकता अनुसार जोड़ देते हैं, किसी चीज़ को अनावश्यक समझ के हटा देते हैं, उनमें फेरबदल कर देते हैं, तो यह किसके सापेक्ष है। विकल्प 1 है प्रामस्तिक प्रच्छाघात। विकल्प 2 है पठन वैकल्य। विकल्प 3 है स्वालीनता। विकल्प 4 है गतिमान अक्षमता। तो ये बच्चे के लिए कहा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ शिक्षक के लिए नहीं, बच्चे के लिए है कि जब कोई बच्चा किसी विषय वस्तु को पढ़ रहा है तो उसके अंदर जो ये फेरबदल कर रहा है, चीज़ें आगे पीछे कर रहा है, तो वह किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि पठन वैफल्य। वह पढ़ने में कैसा है, कुछ अक्षम है और इसे हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लिखने में होगा तो डिसग्राफिया, गणित में होगा तो डिसकैलकुलिया, डिसमॉर्फिया अंगों का विकार। प्रश्न है स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। जो स्वालीनता है यानी कि ऑटिज्म का जो शिकार बच्चा है वह नकारात्मक रूप से किससे प्रभावित करती है। विकल्प 1 है सामाजिक और संप्रेषण कौशल को। विकल्प 2 है दृष्टि को। विकल्प 3 है एकाग्रता की क्षमता को। विकल्प 4 है शारीरिक समन्वय को। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा किसे प्रभावित करती है। तो दृष्टि को क्या ही प्रभाव पड़ना है भैया, दृष्टि से हमारे ऑटिज्म का कोई प्रभाव नहीं है। एकाग्रता क्षमता शारीरिक नहीं, हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक संप्रेषण और कौशल। जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं यानी कि कह सकते हैं अत्यधिक अंतर्मुखी, अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तो उन्हें सामाजिक संप्रेषण कौशल में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो विकल्प 1 है उन्हें कभी भी अधिगम अशक्त नहीं हो सक उन्हें कभी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती है, ऐसा गलत है।
जो है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता हो सकती है। हो सकता है कोई भी अक्षमता ना हो, लेकिन ये सत्य नहीं है कि कभी भी कोई अक्षमता ना हो। हो सकता है उन्हें सामाजिक रूप से किसी से बातचीत करने में ही थोड़ा अक्षम लगता हो। नेक्स्ट है विकल्प 2, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। विकल्प 3 है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है। विकल्प 4 है, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चा है जो वह क्या करेगा, इनमें आपको बताना है। तो 3 आपके गलत होंगे और 1 आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह है विकल्प संख्या 4, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। बाकी उनमें अतिक्रमणीयता की कमी होती है, ऐसा गलत है। क्षीण होती है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। तो विकल्प संख्या 4 आपका सही होगा कि वो अभिव्यक्ति में प्रभाव और विवर्तन दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, श्रवणबाधिता से जूझते विद्यार्थियों में सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। तो जो श्रवण बाधिता से बच्चे जूझ रहे हैं उनके लिए आप कैसे समावेशन करेंगे। विकल्प 1 है, चलचित्र वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाना। विकल्प 2 है, मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप से इस्तेमाल करना। विकल्प 3 है, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। विकल्प 4 है, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो जो बच्चा सुनने में अक्षम है तो वो आपका व्याख्यान क्या ही सुनेगा, और वैसे भी 1 to 5 में आपका व्याख्यान क्या है, नकारात्मक है। मौखिक संप्रेषण परिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मौखिक संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना। तो देखिए दृश्य रूप में कर रहे हैं, ये तो आपका ठीक ही होगा। आप मौखिक रूप से मूल्यांकन को जो है प्रदान कर रहे हैं, ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि वह सुनने में अक्षम है। चलचित्र वीडियो को उपशीर्षक के बिना ही दिखा रहे हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि जब वह उपशीर्षक ही नहीं समझेगा तो वह किस तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तो विकल्प 3 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि जितनी भी मौखिक संप्रेषण है उनको दृश्य रूप में दिखा देंगे। अगला प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है, बच्चे एक्स से एक्स की ओर सीखते हैं, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 4, यानी कि सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। वहीं अगर इसको कहा जाए तो ये गलत सूत्र लिखा है, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखते हैं, सरल से जटिल की ओर सीखते हैं, जिसमें आपके सिर्फ एक ही सही दिया गया था, विकल्प संख्या 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है। अधिगम के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं है। विकल्प 1 है, अधोरेखन और चिन्हांकित करना। अधोरेखन आप याद रखेंगे, जैसे आपने लिखा राम और ऊपर योगी अधोशिरा अधोरेखा। अगर आपने ये लिखा राम तो ये आपका अपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने क्या नहीं की है, लाइन नहीं की है। तो अधिगम के लिए कौन सी जानकारी प्रभावशील नहीं होगी, तो अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना। विकल्प 2 है, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना। विकल्प 3 है, उदाहरण सृजन करना। विकल्प 4 है, निष्क्रिय अनुवाचन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 4, यानी कि निष्क्रिय अनुवाचन। निष्क्रिय आपका शब्द जुड़ा हुआ है, निष्क्रिय अनुवाचन यदि आप करेंगे तो यह आपकी प्रभावशाली युक्ति नहीं होगी। बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और प्रश्न संख्या 23 में कहा गया है कि अभिकथन ए है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, और बिल्कुल सही कथन दिया गया है। कारण क्या है कि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो ये तो आपका गलत दिया गया है। अब विकल्प है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि विकल्प ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि हमें गैर उदाहरण और संबंधित उदाहरण दोनों ही उदाहरण देने चाहिए, ताकि बच्चा जो आपकी विचार है, जिस समस्या को आपने बताया है उसको दोनों में कन्वर्ट करके वह अच्छी तरीके से समझ पाए। अगला है प्रश्न की, राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुत अच्छा करती है, हमें विविध तरीके से ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में एक्स चिंतन के अधिगम को सुसाधित कर रही है। कौन सा चिंतन वह बढ़ा रही है। विकल्प ए है अपसारी, विकल्प 2 है विसारी, विकल्प 3 है बाह्य रूप से अनुकूलित, विकल्प 4 है अतार्किक। तो अतार्किक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जब विविध तरीके से बातें करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे तो उनमें तर्क भी विकसित होगा। बाह्य रूप से अनुकूलित होंगे तो वे चीज़ों को इतने मन से नहीं कर पाएंगे। अगला अगर हम अभिसारी की बात करें तो जो लोग लगातार सेशन ले रहे हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा कि अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर है। तो एक अभिसारी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें अभी अभी उत्तर दें। क्या करें, अभी अभी उत्तर दें। जैसे आपकी गली में
कितने घर बने हैं, या आपके मोहल्ले का क्या नाम है, आप किस नगर में रहते हैं, आपके ज़िले का क्या नाम है। तो इसका एक सटीक चुना चुनाया बंधा बंधाया उत्तर है, और जिसको आपको अभी देना वह हो गया अभिसारी प्रश्न। अगला प्रश्न है इस प्रकार से कि यदि बताइए कि आपके मोहल्ले के सभी घर गायब कर दिया जाए और आपका घर अकेला बचे, तो आप अपने दोस्तों के बिना कैसे खेलेंगे, कैसे रहेंगे। तो ऐसे बच्चों के क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग उत्तर आएंगे, और ये होंगे आपके अभिसारी प्रकार के चिंतन। और यहाँ पर राधिका भी विविध रूपों का प्रयोग कर रही है, यानी कि वह बच्चे में अपसारी चिंतन को बढ़ाना चाहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें एक्स में इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप समस्या समाधान के कौशल के लिए विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। विकल्प ए है अनुक्रिया समुच्चय का प्रयोग करेंगे, विकल्प 2 है प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाएंगे, विकल्प 3 है अनुरूपक चिंतन कराएंगे, विकल्प 4 है कंठस्थीकरण कराएंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि भैया कंठस्थीकरण याद करना, यांत्रिक तरीके से रटना, सभी आपके क्या है, टोटली गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह है आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि प्रयत्न और त्रुटि विधि का प्रयोग करेंगे। समस्या समाधान आप सिखा रहे हैं, तो बच्चे पहले तो क्या करें, प्रयत्न करें, इसके लिए उन्हें आप प्रोत्साहित करेंगे। यदि कहीं गलती हो जाती है तो फिर से कहेंगे कि भैया फिर से क्या करो, फिर से प्रयास करो। तो ये हो जाएगा आपका प्रयत्न त्रुटि विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, और जिसमें कहा गया है कि अपनी अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को एक्स कहा जाता है। यानी अपने आप स्वयं के चिंतन का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, उसको प्रतिबिंबित कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें जो आपकी गलतियां हैं उनको सुधार करके रूपांतरण भी कर रहे हैं। यह किस प्रकार की क्षमता है। विकल्प 1 है कंठस्थीकरण है, विकल्प 2 है विस्मरण है, विकल्प 3 है चयनात्मक ध्यान है, और विकल्प 4 है परा संज्ञान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि परा संज्ञान। किसी भी संज्ञान में आई चीज को परा यानी कि दोबारा फिर से आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो ये विकल्प संख्या 4 ही आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कंठस्थीकरण याद करने से संबंधित हो जाएगा, विस्मरण भूलने से हो जाएगा, चयनात्मक ध्यान भी आपका गलत हो जाएगा। तो 4 ही आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुसरण। विकल्प 1 है व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, विकल्प 2 है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, विकल्प 3 है नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं, विकल्प 4 है सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं। तो जानकारी प्रक्रमण कौशल अनुस्मरण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंतन से सकारात्मकता की ओर ले जा करके प्रभावित करते हैं। जब हम किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारे स्मरण, अनुस्मरण और कौशल में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, एक्स के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो जानने की उत्सुकता की पूर्ति के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। विकल्प 2 है संप्रत्यय को समझना, विकल्प 3 है दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, विकल्प 3 है संदेहों को दूर करने के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 3, यानी कि दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना बाह्य रूप से अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आप सिर्फ दूसरों के लिए कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं इसलिए आप सीख रहे हैं, तो ये आप बाह्य रूप से अभिप्रेरित हैं, दूसरों के लिए है ना, इसलिए। अच्छा, आप खुद से जानना चाहते हैं, खुद आपकी उत्सुकता है, तो आंतरिक रूप से। संप्रत्यय को समझना चाहते हैं, ये भी आंतरिक रूप से। अपने संदेह को दूर करना चाहते हैं तो ये भी आंतरिक रूप से। लेकिन बाकी आपका जो दूसरों के लिए आप दिखाने के लिए कर रहे हैं वह आपका बाहरी रूप से। जैसे कई लोग क्या करते होंगे कि दिखाने के लिए किताब लेके घूम घूम के टहल टहल के पढ़ना, तो ये क्या है, दूसरों को दिखाने के लिए अधिगम करना। तो आप बाह्य रूप से अभिप्रेरित हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर। विकल्प 1 है विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, बिल्कुल ठीक है। विकल्प 2 है शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, तो अध्यापक नहीं बच्चों से केंद्रित होना चाहिए। विकल्प 2 है अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो। विकल्प 4 है विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर ना दिए जाएं। तो जब ज्ञान के अवसर ही नहीं दिए जाएंगे, सृजन के, देखिए ज्ञान कभी भी आपको ठूंसना नहीं है जबरदस्ती, स्वयं विद्यार्थी से ज्ञान की रचना करवानी है, वही विकल्प आपका ठीक होगा। और अगर आपको अर्थपूर्ण तरीके से सीखना है तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए। विकल्प संख्या 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है, यानी कि अधिगम को सरल बनाता है। विकल्प 1 है योग्यता का
वार्धिक मत, विकल्प 2 है आसपास के विकर्षण, विकल्प 3 है भाषा में अनभिज्ञता, विकल्प 4 है तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो देखिए, जब किसी चीज़ की न्यूनता है, विकार है, तंत्रिका संबंधी विकार है, तो इसमें हम किसी भी तरीके से अधिगम को सुसाधित नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं, सुसाधित नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, योग्यता का वार्धिक मत। अब आपका तीसरा क्यों गलत होगा, क्यों अनभिज्ञ, भाषा की अनभिज्ञता है, जानते ही नहीं, अनभिज्ञ माने ना जानना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जब हम जानेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। विकर्षण है, आकर्षण नहीं है आसपास के प्रति, की चीज़ें कैसे हैं, क्या है, क्यों है, नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, विकर्षण है, आकर्षण नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, विकल्प संख्या 1 आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज के आपके 30 प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे आपका तो मोटिवेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो खुद को कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे, क्योंकि लगातार आपके प्रत्येक प्रैक्टिस सेशन में मैं कह सकती हूँ कि 1 से 2 नंबर जरूर इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर कभी आपका 1-2 प्रश्न कम भी हो जाता है तो आप याद रखेंगे कि आप यहाँ पर सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और प्रदर्शन आपका परीक्षा में बेहतर ही होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए और सभी PYQ को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने जल्दी से जल्दी ला सकूं। आई होप कि आप सभी ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और साथ ही इसे इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सअप में शेयर भी किया होगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।